हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका फिजिक्स एमपी ऑनलाइन चैनल पर। मैं आनंद शुक्ला। यहाँ पर आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन गॉस थ्योरम के कॉम्बिनेशन से हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, अगर एक वायर है और उसके ऊपर आपने चार्ज प्रोवाइड कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कहीं ना कहीं गॉस थ्योरम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, जिनको समझ करके हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर पाते। गॉस थ्योरम के ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो था और अगर इस वीडियो सीरीज को आप देख रहे हैं तो आपने गॉस थ्योरम समझ ली होगी। इस तरीके के मैं वीडियो कंटिन्यू अपलोड कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि क्या है, कैसे पढ़ना है। अगर आपने तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं करा है तो कर दीजिए ताकि आपको वो इजीली और अच्छे से प्रैक्टिकली समझ में आ जाए। यहां पर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक चार्ज्ड वायर है। सबसे पहले मैं एक वायर ले लेता हूं सबसे पहले मैं एक वायर ले लेता हूं। अगर मैं इस वायर को चार्ज्ड वायर बोलता हूं, चार्ज्ड वायर मतलब इस वायर के ऊपर चार्जेस आ गए, ये इस वायर के ऊपर चार्जेस आ गए। अब जैसे ही इस वायर के ऊपर चार्जेस आए तो यहां पर इस पर्टिकुलर फर्स्ट वाले चार्ज से एक एरिया कवर हुआ। हाँ, ऐसा ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ होता हुआ हर एक चार्ज से एक एरिया अगर कवर होता है तो ये किस शेप को जनरेट कर देगा? चार्ज वायर सिलेंड्रिकल शेप को। अगर ये सिलेंड्रिकल शेप जनरेट हुआ तो इस वाली सरफेस को मैंने बोला S1, इस वाली सरफेस को मैंने बोला S2, इस वाली सरफेस को मैंने बोला S3। अब यहां से निकली है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। और ds वेक्टर इसका कहां बनेगा? तो जो ये s कंपोनेंट मैंने एक सिलेक्ट किया है, अगर मैं इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूं तो ds1 वेक्टर भी इधर ही होगा, क्योंकि एक सरफेस मैंने इधर ली, एक कर्व सरफेस ले ली, एक कर्व सरफेस ले ली। आप 10th मैथ्स पढ़ चुके हो, तो एक कर्व सरफेस ले ली, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही है, लेकिन उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर होगा? तो इधर की तरफ होगा ds2। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? और इधर की तरफ होगा ds3, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? तो अब आप बात को ध्यान से समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू सरफेस होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जब बात कर रहे हैं कि दोनों के बीच का एंगल, तो एंगल बनेगा 0 डिग्री, लेकिन यहाँ पर अगर बात करूं तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा। अब जब आपको मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला तो आप सभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ के आए हैं, और आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा है, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पढ़ा है कि इंटीग्रेशन होता है क्लोज सरफेस में। तो एक बार होगा ds1 वेक्टर, क्योंकि ये पहली सरफेस से रिलेट कर रहा है। इस वीडियो के एंड में मैं शीट प्रोवाइड कर दूंगा जिसकी मदद से आप पूरा का पूरा कंटेंट प्रॉपर कर सकते हो। फिर दूसरी बार इंटीग्रेशन e वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर, और तीसरी बार इंटीग्रेशन ऑफ e वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। ये तीनों बार इंटीग्रेशन आ गए। अब मुझे बताइए, पहला वाला जो कंपोनेंट है वो बनेगा e ds1 cos 0, हाँ, लेकिन दूसरा वाला जो कंपोनेंट है वो बनेगा e ds2 cos 90। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में 90 डिग्री का कंपोनेंट ये आ गया, सरफेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो cos 90 होता है 0। और तीसरी बार मैं यहां पर जाता हूं तो e ds3, और यहां पर भी cos 90, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां पर डिजाइन कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो यहां पर बनता है क्लोज इंटीग्रल e और ds1। अब आप मुझे बताएं कि गॉस ने क्या बताया था? गॉस थ्योरम ने बताया था, एज पर गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम ने बताया था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस से, वो होता है 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। ठीक है, क्वेश्चन सरफेस। तो यहां पर ये एक्सप्रेशन आया, तो क्या मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं? अरे क्या होगा? Q/ε नॉट लिख सकता हूं। अब यहां पर जो E है उसको मैं बाहर लेता हूं और मैं इंटीग्रल लगाता हूं किस पर? ds1 पर। तो सरफेस एरिया अगर बात करूं तो सरफेस एरिया क्या होने वाला है? ये वाली सरफेस, सिर्फ टॉप और बॉटम को छोड़ दो। अभी सरफेस को बच्चे देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, लेकिन याद करिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स, सिलेंडर की सरफेस को, जैसे अगर मेरे पास कोई पेन नहीं है फिलहाल, पेन ये रहा, ये पेन है, अरे है ना पेन, पेन से देख रहे हैं, ये जो सरफेस है अगर बोलूं उसके ऊपर कलर करो तो कलर कैसा करोगे? हर तरफ घुमा के, हर तरफ घुमा के। तो ये जो इसके ऊपर आप कलरिंग कर रहे हो, ये कौन सरफेस है? कर्व सरफेस। इसका एरिया कितना होता है?
इसका एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो एच क्या है, एच यहां से यहां तक की इसकी लेंथ है। तो ये हो गया यहां पर, कहां गया, ये रहा, ये हो गया ई, और ये हो गया 2 पाई आर एल। आर क्या है, आर यहां से यहां तक की इसकी रेडियस है सिलेंडर की, जो कि इसकी डिस्टेंस है। अब यहां पर आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मेरे बच्चों यहां पर आ गया Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर, न्यूटन पर, सॉरी मीटर नहीं, कूलम। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ये आपका इसमें एक्सप्रेशन। अब सर मुझे एक्सप्रेशन में और चेंज चाहिए, मुझे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने पढ़ाया है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में मुझे एक्सप्रेशंस रिक्वायर्ड है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इंटू एल। तो यहां पर अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लाऊं तो ये Q इज इक्वल टू लेमडा एल से हो गया लेमडा एल, और अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। एल से एल क्या हो गया, कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई लेमडा, और अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आ गया आर, और इसकी वैल्यू कितनी आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम। तो ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है बॉस, जिसको आप जितने अच्छे से कर लोगे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये बड़ा काम का डेरिवेशन था। ये आ गई एप्लीकेशन के पार्ट के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो आई थिंक ये सभी को समझ में आएगा, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक भी बताऊंगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज बताऊंगा। हाँ, और वो डेरिवेशन के साथ एक और डेरिवेशन करूंगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए, खूब बढ़िया पढ़िए, मन लगा के।